Assalamu alaikum. I hope you guys can see the screen. It gives me errors over here, and yes, you guys can see the screen. Okay. So now we were studying before that social meaning. ठीक है, social meaning तो हमने पढ़ लिया बहुत ज़्यादा. एक बार थोड़ा सा इसको मैं रिवाइज कर देती हूँ कि we are studying the types of meaning at the moment, and types of meaning में हमारे पास first meaning आते हैं डिनोटेटिव मीनिंग्स. डिनोटेटिव मीनिंग्स हमारे जो कहलाते हैं वो ये कहलाते हैं जो डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं, जो हमें डिक्शनरी में मिल जाते हैं, जो लिटरल मीनिंग होता है. ठीक है. फिर हमारे पास आते हैं मीनिंग्स जिनको कहते हैं हम कॉनोटेटिव मीनिंग्स. ये वाले ये कॉनोटेटिव मीनिंग यानी ये वो मीनिंग्स होते हैं जो कि आपके प्राइमरी मीनिंग से सेकेंडरी मीनिंग होते हैं, यानी कि जो डिनोटेटिव मीनिंग आपके पास मौजूद है उससे इसका रिलेशन होता है. ठीक है. सजेस्टिव एंड एसोसिएटिव सेकेंडरी मीनिंग होता है. और ये क्या होते हैं हमारे पास? इट also depends on our personal experience and it changes with the culture to culture and society to society. ठीक है जी. एक कल्चर में एक चीज का मीनिंग जो है वो बिल्कुल अच्छा समझा जाता है. ठीक है. अब हमारे पास डिनोटेटिव मीनिंग है फॉर एग्जाम्पल ऑल का. ठीक है. और उसके मीनिंग हमारे यहाँ पे जो है वो इन आवर सोसाइटी इन आवर कल्चर अच्छे नहीं माने जाते. ठीक है. हम किसी को उल्लू नहीं कह सकते. ठीक. लेकिन वेस्ट सोसाइटी में आप किसी को आराम से उल्लू कह सकते हैं. अब ना कहें तो बेहतर है, लेकिन अगर कहेंगे तो उसके लिए एक अच्छा अक्ल वाले परिंदे का जो है वो मीनिंग आता है. उसका कॉनोटेटिव मीनिंग जो आता है वो आता है एक अक्लमंद का. और हमारे यहाँ जो कॉनोटेटिव मीनिंग आ रहा है उल्लू का वो आ रहा है बेवकूफ का. ठीक. These two types of meaning that we had studied. Then we were studying the social meaning. social meaning है कि हम किस तरह से किसी भी लैंग्वेज को और लैंग्वेज के वर्ड्स को मीनिंग्स को सोशल कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से सिचुएशन से रिलेट करते हैं और किस तरह से उसको समझते हैं. ठीक है. हाउस हम ऑर्डिनरीली कहा कहते हैं, उसी को हम जब ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में जाके बात करते हैं तो हम उसका नाम डोमिसाइल के तौर पे यूज करते हैं. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जो है वो हम डोमिसाइल कहते हैं. ठीक है. अगर हम फॉर्मली किसी से बातचीत करते हैं तो हम कहाँ बातचीत कर रहे हैं? हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं इस वर्ड को, इस लैंग्वेज के पीस को. ठीक है. तो वो हम बात कर रहे हैं तो हम उससे कहेंगे फॉर्मल अंदाज से जिससे बात करेंगे तो हम यूज करेंगे रेजिडेंट्स का वर्ड. ठीक है. सिमिलरली जब हम बात करते हैं शायराना अंदाज में तो हम हाउस को अबोट से तशबीह कह देते हैं. हम अबोट का वर्ड यूज करते हैं. ठीक. तो ऑर्डिनरली हमारे पास एक हाउस है, उसको होम भी हम कह देते हैं. ठीक है. फिर इसी तरह से हम उसको पोएटिक वे में जब हम बात करते हैं तो हम उसको अबोट कह देते हैं. रेजिडेंस में हम फॉर्मल कह देते हैं. डोमिसाइल ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में. ये सारे कॉन्टेक्स्ट यानी हम सिचुएशंस की बात कर रहे हैं. ठीक है. सिचुएशन में हम कोई वर्ड्स या कोई सेंटेंस जो है, कोई भी अटरेंस जो है वो हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, ये उसको सोशली मीनिंग के तहत किस तरह से यूज कर रहे हैं वो हम सोशल मीनिंग के ज़मरे में आता है. ठीक. एक सेकेंड. सिमिलरली अगर हम कराची में रहने वाले हैं तो कराची में हम ये कह देते हैं कि उर्दू में हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, तुम ये काम कर लेना. ठीक है. या ये तुम काम करो. तो कराची के लोग जो है वो कहते हैं तुम ये काम कर लियो. ठीक है. ये जो है इसी तरह से अपन की मीनिंग मैं के हैं. ठीक है. और अपन लोग की मीनिंग हम लोग के हैं.
ठीक है, तो ये सोशली कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन के लिहाज से जो है मीनिंग्स बन रहे हैं। सिंपल मीनिंग्स डिफरेंट हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से मीनिंग्स डिफरेंट बन रहे हैं और उनको हम सोशल मीनिंग में पढ़ते हैं। Now we come to this type of the meaning. It is called the affective or emotive meaning. ठीक है, जैसे नाम से जाहिर है that affective और emotive meanings are called, मतलब ज्यादातर फीलिंग्स इसमें इन्वॉल्व होंगी। एक्सप्रेसिंग पर्सन्स फीलिंग्स, जब हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं किसी वर्ड्स के जरिए या किसी वर्ड से हमारी इमोशंस जो हैं वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है, या किसी के वर्ड से हमारे इमोशंस जो हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, तो वो हमारे अफेक्टिव या इमोटिव मीनिंग कहलाते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप हाउस को देखें। हाउस के क्या मीनिंग आते हैं जहन में? व्हाट इज हाउस? व्हाट इज हाउस? बताइए, टेल मी, राइट इन चैट, व्हाट इज हाउस, राइट इन योरसेल्फ। ठीक, जी जी, जल्दी से राइट समथिंग अबाउट हाउस। जी, नाउ टेल मी व्हाट इज होम। हाउस और होम, घर और मकान, ठीक है, दोनों की मीनिंग एक ही है। हमने भी लास्ट टाइम भी पढ़ा था, ठीक है, सोशल मीनिंग के हिसाब से भी पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम बात करें कि हाउस की, तो हाउस हमारे पास क्या है? घर और मकान में क्या फर्क है अगर बोला जाए तो? सुना होगा ना, अक्सर पढ़ा होगा, सुना होगा आपने कि चार दीवारी, ईंट और गारे का बना हुआ मकान, ठीक, ईंटों का, ब्लॉक्स का प्लास्टर होके सीमेंट लग के मकान बनाया जाता है, घर नहीं। ये भी जुमले हमने सुने हुए होंगे, ठीक है। हालांकि मीनिंग इन दोनों के एक ही है, हाउस एंड होम का मतलब घर है, ठीक है। हाउस और होम बनता भी एक ही मटेरियल से है, सही। हमारे यहाँ पे जिस तरह के मटेरियल के मकान बनते हैं, यानी पाकिस्तान में, तो वो किस तरह के बनते हैं? ज्यादातर मकान किस तरह के होते हैं पाकिस्तान में, कुछ आइडिया है? बताइए। ज्यादातर हमारे यहाँ पे जो मकान बनते हैं पाकिस्तान में वो यही बनते हैं कि यहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं, ईंटों से बनते हैं और उसमें सीमेंट यूज होता है, और वो या वन स्टोरी होते हैं या टू स्टोरी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न मकानात को देखें तो वो ज्यादातर लकड़ी के बने हुए होते हैं, ठीक है, सही। वहां भी बने हुए हैं लेकिन ज्यादातर वो प्रेफर करते हैं लकड़ी के, ठीक। तो अब हम जब इनको देखते हैं, अगर हम डिक्शनरी में देखें तो हाउस और होम दोनों का मीनिंग एक ही आएगा हमारे पास, सही। लेकिन इसका इमोटिव और इफेक्टिव मीनिंग क्या है? उसको किस तरह से आ जाएगा? जब हम इस हमारी फीलिंग्स आ जाएंगी, हमारे इमोशंस इसमें आ जाते हैं, तो बहुत ही हम इमोशनल होके जब बात करते हैं, जब हम इमोशनल होके बात करते हैं, एक्सक्यूज मी,
Sorry about the noise. I can't do anything about it. So तो जब हम इसमें अपनी फीलिंग्स कर देते हैं तो हमारा वो एक हाउस जो है उसको हम होम कह देते हैं, हम उसको घर कह देते हैं। ठीक है, हमने अक्सर ये सुना होगा कि ईंट और गारे से मकान बनते हैं, लोगों से घर बनते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, इमोशन आ गया हमारा। ठीक है, घर से हमारे घर के वर्ड से हमारे दिल में जो है वो फीलिंग्स आ गई, हम एक अच्छा फील करने लग गए। ठीक है, तो बात तो एक ही है, मीनिंग तो एक ही है, लेकिन जब हम उसकी बात करते हैं, जब उसमें हम अपनी फीलिंग्स लगा देते हैं और वो फीलिंग्स हमें अफेक्ट कर रही हैं, तो हम इन्हें इमोटिव मीनिंग या अफेक्टिव मीनिंग कहेंगे। मदर, ठीक है, अब हमारे पास एक और वर्ड है। ठीक है, हम डिक्शनरी में मदर, मदर जो होती है बर्थ गिवर होती है। ठीक है, मतलब जो हमें जन्म देती है वो हमारी माँ कहलाती है। सही। तो एक शख्स जिसके पास माँ मौजूद है, ठीक है, उसको भी पता है डिक्शनरी में माँ की मीनिंग माँ ही लिखे हुए हैं, कोई और मीनिंग नहीं लिखे हुए। किसी भी लैंग्वेज में माँ माँ ही होगी, माँ कोई डिफरेंट नहीं हो जाती। माँ वही है जो आपको पैदा करती हैं, जो आपको जन्म देती हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास अल्लाह का फजल है, माँ मौजूद है। मेरे पे अल्लाह का फजल है कि मेरे पास माँ मौजूद है, तो हमारे लिए माँ का मीनिंग एक डिफरेंट होगा। सही। लेकिन एक शख्स जिसके पास माँ मौजूद नहीं है, जिसने कभी माँ नहीं देखी, माँ का प्यार, माँ का दुलार महसूस नहीं किया, तो उसके लिए माँ का लफ्ज क्या होगा? अगर मैं आपको कहूँ कि राइट एन ऐसे ऑन अ मदर, ठीक है, सही, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि राइट एन ऐसे ऑन अ मदर, ठीक, तो जब अब हम मदर पे ऐसे लिखने लगेंगे, व्हेन वी आर ट्राइंग टू राइट एन ऐसे ऑन अ मदर, तो पीपल हु हैव मदर इन देयर लाइफ, ठीक है, अल्लाह सबकी माओ को लंबी जिंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए, तो उन वो जब ऐसे लिखेंगे या वो कोई मजमून लिखेंगे तो उनके दिल में एक डिफरेंट ख्याल होगा, एक अपनी फीलिंग होगी। इवन अगर वो फर्ज करें अपने दिल से नहीं भी लिख रहे, अगर वो चाह के भी, अगर वो चाहे ना भी चाहना चाहें, वो फीलिंग्स ना महसूस करना चाहें, वो अपनी फीलिंग्स ना एक्सप्रेस करना चाहें, फिर भी उनके दिल में ये फील होगा, उनको पता होगा कि मेरी मॉम जो है वो ऐसी हैं, वो एक मुझे बहुत प्यार करती हैं, उनके प्यार जो है, हर हर लव इज अनकंडीशनल फॉर अस। ठीक है, मैं घर नहीं आता जब तक तो मेरी माँ खाना नहीं खाती, जागती रहती है। ठीक, ये सब बातें आपके जहन में आती रहेंगी व्हेन यू आर जस्ट राइटिंग दिस सेंटेंसेस, द मदर लव इज अनकंडीशनल। ठीक है, या आप ये लिखते हैं कि आई लव माई मदर। ठीक है, ये जुमला अगर आपने लिख लिया, ठीक, तो इस जुमले को जब आप लिखते हैं, तो जब आपके पास माँ की हस्ती मौजूद है बचपन से लेके आज तक और आने वाली 100 सालों तक, अल्लाह हमें अपनी माँ का साया हमारे सर पे हमेशा मौजूद रखे, सबकी माँ का साया मौजूद रखे, तो वो एक मोहब्बत, वो प्यार जो हमने महसूस किया हुआ है अपनी माँ का, वो इस सिंपल से जुमले में आ जाता है। जब हम लिखने लगते हैं आई लव माई मदर, ठीक है, या आई लव माई मॉम, या आई लव माई मॉमी, ठीक, या आई लव माई माँ, ठीक, माँ, अम्मा, मदर, मॉम, ये सब वर्ड जो हैं वो इमोशन देते हैं हमें। एक एक माँ का वर्ड सुनते ही हमारे अंदर से एक फीलिंग्स आती हैं, वो फीलिंग्स जो है वो हमें इमोशनल कर देती हैं। तो हमारे लिए माँ का वर्ड है, हमारी माँ से रिलेटेड जो है वो बहुत एक गहरा लव और गहरा प्यार होगा, जो हम सिंपल जुमले में भी महसूस करेंगे। अगर मैं यहाँ राइट करी हूँ आई लव माई मदर, तो एकदम से मेरे जहन में माँ का कोई ना कोई प्यार का किया हुआ इजहार या प्यार का किया हुआ कोई अल्फाज मेरे जहन में आ जाएगा फौरन। ठीक है, लव्स, एक ये लाइन जो है वो सिंपल लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे मुझे इमोशंस फील हो रहे हैं, इसलिए फील हो रहे हैं कि मैंने वो इमोशन, माँ का प्यार, माँ के इमोशन फील किए, तो मेरे लिए माँ का मीनिंग डिफरेंट हो गया। ठीक है, उसमें मेरे इमोशंस जो हैं, वो मेरे जज्बात जो हैं वो उसमें शामिल हो गए और उस लिहाज से वो मुझे अफेक्ट करते हैं। अक्सर हम किसी को कहते हैं माँ कसम,
तुम ये करो, या तुम्हें माँ का वास्ता तुम ये करो। तो जिसकी माँ मौजूद है, ठीक है, जिसने माँ का प्यार देखा है, तो उसके लिए ये मीनिंग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा गहरे होंगे और उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इसका गहरा असर होगा। ठीक। सिमिलरली अगर कोई शख्स माँ के प्यार से महरूम है किसी भी वजह से, तो क्या वो ये जज्बात महसूस कर पाएगा, आई लव माई मदर? तो वो ये चीज उसको महसूस कर पाएगा? नहीं, वो नहीं कर पाएगा। तो मदर फॉर अ पर्सन जिसकी माँ मौजूद है, ठीक है, वो डिफरेंट अंदाज से उस लफ्ज को, उस जुमले को, उस सेंटेंस को महसूस करेगा उस आदमी से जिसने कभी बचपन से माँ का प्यार नहीं देखा। हो सकता है उसकी लाइफ में कोई और शख्स इतनी ही अहमियत का हामिल हो जितनी की अहमियत के हामिल हमारी माँ हमारी लाइफ में है। ठीक। सिमिलरली जिसके पास घर है, ठीक है, जिसके पास हाउस है, ठीक है, उसके लिए हाउस की मीनिंग भी डिफरेंट हो जाएंगे। एक तो हाउस की मीनिंग हमने ये बता लिए कि जब तक हमारी फैमिली हमारे साथ मौजूद नहीं है तो हमारा मकान मकान है चार दीवारी वाला, लेकिन हमारी फैमिली उसको घर बनाती है, ठीक है, लोग उसको घर बनाते हैं। लेकिन इसमें एक और बात भी आ जाती है कि लोगों की फैमिली भी मौजूद है लेकिन उनके पास अपना घर नहीं है। तो वो क्या, वो यही कहते हैं, यार मैं सोच रहा हूँ मैं मकान कर लूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं मकान बना लूँ, मैं सोच लूँ मैं ये कर लूँ, मैं अपना घर कर लूँ। तो उनके लिए डिफरेंट मीनिंग्स आ जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बात एक डिफरेंट अंदाज से आ जाती है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। फौजी जो हमारे माशाल्लाह से सोल्जर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं जो हमारे लिए जाकर जो है वो सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं, ठीक है, उनके लिए और हमारे लिए इवन घर का मतलब डिफरेंट होगा। सही। ठीक है। अब हमारे पास, मैं और आप माशाल्लाह से हमारे पास अपना घर है, ठीक है, हमारी फैमिली मौजूद है, तो हमारे पास वो एक कंसेप्ट डिफरेंट हो गया। हमारे लिए घर का मतलब घर ही रहेगा, हमारे लिए घर का मतलब मकान नहीं होगा, ठीक है, वो घर ही होगा। सही। लेकिन एक सोल्जर जो है, ठीक है, जो फौजी है, जो कि 6 महीने घर पे रहता है, 6 महीने बॉर्डर पे रहता है, और एक सॉरी 6 महीने वो बैरिक में रहता है, 6 महीने वो बॉर्डर में रहता है, और 10-15 दिन की छुट्टी से वो घर आता है, तो उसके लिए घर का मतलब डिफरेंट होगा। एक होमलेस बंदे के लिए घर का मतलब डिफरेंट होगा, सोल्जर के लिए घर का मतलब डिफरेंट होगा। ठीक है। सही है। इसी तरह से मदर का वर्ड जो है मदरलेस के लिए डिफरेंट होगा। सही। तो एक शख्स जो है वो पूरे 6 महीने जो है वो बॉर्डर पे रह रहा है, अपनी फैमिली से दूर, अपने घर वालों से दूर, तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट मीनिंग है होम के, और हमारे लिए डिफरेंट मीनिंग है होम के, कि जो रोजाना सुबह कोई भी काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और शाम को अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन सोल्जर के पास ये चीज नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि सोल्जर्स हैं और जो बॉर्डर पे गए हुए हैं, तो उनको तो ये भी नहीं मालूम कि हम कल सुबह अपने घर वापस जा सकेंगे या ना जा सकेंगे, इवन कोई जंग हो रही है या नहीं हो रही। जैसे हमारे बहुत दफा हम न्यूज में सुनते हैं कि दुश्मन बॉर्डर की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए उसने फायरिंग की, और फायरिंग करने में हमारे इतने सारे जवान जो हैं वो शहीद हो गए। ठीक। इमोटिव मीनिंग एंड इफेक्टिव मीनिंग में हम हमेशा एक्सप्रेस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना अपने इमोशंस और अपने
उन वर्ड्स के जरिए वो किस तरह से हमें अफेक्ट करते हैं, और हम उन वर्ड्स में हमारी फीलिंग्स जो रिलेटेड हैं उससे हम कैसे इमोशनली अफेक्ट होते हैं। ठीक है, आई हेट यू। ठीक है, हेट, हेट का वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेसिव भी हो रहे हैं, हम अपनी फीलिंग्स पर्सन एक्सप्रेस कर रहा है उसके वर्ड्स के जरिए, उसके इमोशंस के जरिए वो उनसे रिलेट भी कर रहा है। ठीक है, हेट सही। पहले हमने लिख दिया लव, जिसमें हमने बोला आई लव माई मदर। ठीक है, आपके पास मदर लव का मौजूद है, मदर आपके पास मौजूद है, तो आपको पता है कि व्हाट इज लव। ठीक है, आई हेट यू, अगर हेट की बात होती है, ठीक है, तो इसमें हम आई हेट यू किस तरह से ज्यादा इफेक्टिव होगा और किस तरह से लेस इफेक्टिव होगा। इफ यू से आई हेट यू टू योर सिस्टर्स, अगर आप आई हेट यू अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स को कहेंगे, तो क्या वो उतने ही इंटेंसिटी से कहेंगे जो आप किसी और को कहेंगे? क्या आप अपने ब्रदर और सिस्टर से कभी नफरत कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते ना। हम अक्सर अपने आ, भाई बहनों को गुस्से में या प्यार से या कुछ भी लिहाज से सिंपली कह देते हैं आई हेट यू ब्रदर। ठीक है, तो क्या ये सच है? रियल, ठीक है ना, रियलिटी नहीं है इसमें, ये नॉट रियल है। ठीक है, आपका हेट अपने ब्रदर, अपने भाई, अपनी बहन के लिए कभी भी रियल नहीं हो सकता। सही, ठीक, नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से हेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब आपने हेट बोला तो आपने इसको मीन नहीं किया। ठीक है, यू हैव नॉट मीनिंग, ये आपने एमी मजाक में कह दिया, जोकिंग, जोकिंगली कह दिया। ठीक है, नॉट रियल। ठीक है, नॉट रियल, यू डोंट हेट हिम, नॉट रियल हो गया। ठीक है, जोकिंगली आपने कह दिया। लेकिन अगर कोई शख्स आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, ठीक है, किसी शख्स ने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, तो आई हेट यू का जो इमोशन होगा वो बहुत ज्यादा जो होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, इफ किसी ने आपको बहुत ज्यादा, इफ समबडी हैज रियली हर्ट यू, ठीक है, ठीक है, हर्ट यू, सही, तो ये जेन्युइन होगा। ये जेन्युइन है। और आपने उसको बोला आई हेट यू, तो ये जेन्युइन है। ठीक है, आई हेट यू ब्रदर, इवन आपके भाई बहन कितना भी आपको तकलीफ देते हैं, आप उस लिहाज से उनसे कभी भी नफरत नहीं कर सकते जितनी लिहाज से आप किसी और शख्स से नफरत करेंगे जिसने आपके साथ किसी भी तरीके से आपको हर्ट किया। ठीक है, तो जब आप किसी और को बात करते हैं या अपने दोस्त को कहते हैं आई हेट यू, तो वो भी आपका मजाक में आ जाता है या नॉट रियल में आ जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक्सप्रेस किए अपने अपने वो जो है मीनिंग जो है वो आपने एक्सप्रेस की। आई लव माई मदर, ये क्या आएगा आपका, ये क्या आएगा, जेन्युइन आएगा, जाहिर सी बात है, जेन्युइन है, वी ऑल लव अवर मदर। ठीक है, सही, ठीक। अब अपनी बहन को नहीं कहेंगे, ठीक है, अब अपने भाई को नहीं कहेंगे आई लव माई ब्रदर, दोनों हो सकता है। ठीक है, जोकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, जोक भी कर सकते हैं, और रियल तो है ही है, और ऑल्सो जेन्युइन भी है। ठीक है, जेन्युइन भी है, सही है। ठीक है, तो दोनों है। लेकिन हेट में, आई हेट
माई ब्रदर कभी भी जो है वो जेन्युइन नहीं होगा, ठीक है, सही। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। समटाइम्स हम किसी से इस तरह से बात करते हैं कि उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने किसी को इस तरह से कोई वर्ड बोल दिया तो वो भी आपके इमोटिव और अफेक्टिव मीनिंग्स के अंदर आ जाता है। रिक्वेस्ट और इंसल्ट में जब फर्क आता है, इंसल्ट, दोनों चीजें जो है आपकी वो इसमें आ जाती है, अफेक्टिव और इमोटिव मीनिंग्स में आ जाती है, ठीक है। आप कुछ इस तरह से बोलें, आपको जैसे एक वर्ड है तो ये भी इसमें आ जाते हैं। आपने रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को अच्छे तरीके से, आप रिक्वेस्ट कैसे करते हैं? ठीक है, सही है। तो आपने जब ये बात कही, तो आपने जब रिक्वेस्ट करेंगे तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे? प्लीज, पोलाइटली बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आ रहा है पोलाइटनेस, ठीक है। इसमें आ रहा है रिक्वेस्ट, ठीक है। इसमें आ रहा है अदब, ठीक है, अदब से बात कर। गेट मी अ वाटर। पोलाइट नहीं है, ये पोलाइट नहीं है, ठीक है। ये क्या आ रहा है? रूड, ठीक है, इंसल्ट, ठीक है, इस तरह से, सही है। सही। तो ये आपके पास कुछ जो है वो आपके पास वो आ गए हैं। इसी तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं, जो मैं इसमें आई कांट टाइप हियर बट आई कैन टेल यू, कि अगर हम किसी से बोलते हैं विल यू मैन अप, ठीक है, तो इसमें आप उसको ये नहीं कह रहे, कि रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि तुम जो है वो मैन अप हो जाओ, हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो मेन जो है वो उसका जो है वो बुरी बात आ रही है। इस तरह का जो जुमला है, आप किसी को अगर कहते हैं कि विल यू ग्रो अप, ठीक है, ये भी आप जो है किसी के साथ उसको वो नहीं कह रहे, आप उसको अगर आप उसको अच्छे तरीके से बात करेंगे, अच्छे तरीके से, अगर एक शख्स है जो कि विल यू ग्रो अप की डबल मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग ये होती है कि आप या तो उनकी इंसल्ट कर रहे हैं या फिर आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन विल यू मैन अप, यानी मैन अप का वर्ड अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ये वाला मैन अप, तो जाहिर सी बात है कि ये इंसल्ट में आता है, ठीक है, ये इंसल्ट है, ठीक है। इट इज इक्वल टू इंसल्ट, ठीक है, सही। आपने इसको ऐसे कह दिया, आई हेट यू इडियट, तो डू यू रियली हेट दैट पर्सन? इसकी मीनिंग क्या है? डू यू रियली हेट दैट पर्सन? आई हेट यू इडियट, बताएं इसका क्या आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, ये क्या वर्ड है, इसके बारे में मुझे बताएं। क्या वो रियली यू आर हेटिंग दैट पर्सन? आर यू रिक्वेस्टिंग देम? आर यू इंसल्टिंग देम? क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। दिस इज आई हेट यू इडियट, सही, या आई हेट यू स्टूपिड या समथिंग लाइक दैट, ठीक।
अब हम आते हैं रिफ्लेक्टेड मीनिंग की तरफ। सही है जी, रिफ्लेक्टेड मीनिंग में हमारे पास मल्टीपल कंसेप्चुअल मीनिंग्स आ जाते हैं। वही बात वही हो रही है कि हमारे कंसेप्चुअल मीनिंग्स क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, किस तरह से हम जो है वो मीनिंग्स को समझ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये तीन चीजें लिखी हुई हैं। हमारे पास लिखा हुआ है घोस्ट, स्पिरिट और कंफर्टर। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ घोस्ट? ठीक है, घोस्ट की मीनिंग क्या होते हैं? भूत के। ठीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिट? स्पिरिट की मीनिंग भी जो है वो भूत वगैरह के ही होते हैं। ठीक है, और कंफर्टर की मीनिंग क्या होती है? कोई भी चीज जो हमें कंफर्ट प्रोवाइड कर रही हो। वैसे कंफर्टर हम अपनी उसको भी कहते हैं जो रात को हम अभी सर्दियों में ओढ़ के सोएंगे। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, घोस्ट और स्पिरिट ये दो चीजें क्या देती हैं? घोस्ट और स्पिरिट क्या करती हैं दो चीजें हमारे साथ? डर लगता है इनसे। ठीक है, मम्मा फोन करना बंद करो, इसमें आता है मेरा बच्चा। स्पिरिट जो है वो क्या चीज है? अगर घोस्ट और स्पिरिट की बात हो रही है तो वो क्या चीज है? वो है ड्राउनी चीज। ठीक है, और कंफर्टर जो है, जो चीज हमें कंफर्ट करती है हम रात को उठती भी। लेकिन अगर हम ट्रिनिटी की बात करें, बाइबल की बात करें, तो उसमें हमारे पास हॉली स्पिरिट एंड हॉली कंफर्टर का जिक्र आता है। तो ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहे हैं? ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारे जीसस क्राइस्ट को, जो उनके जीसस क्राइस्ट को। ठीक है जी, तो ये उनके जो है वो नेम ऑफ उनके जो क्रिश्चियंस हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, तो ये उनके जीसस को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव मीनिंग क्या हो गया? जब हमने इनको हॉली गोस्ट, हॉली स्पिरिट, हॉली कंफर्टर कहते हैं तो हम जीसस की बात करते हैं। अगर हम वैसे ही बात करें घोस्ट, स्पिरिट और कंफर्टर की, तब भी हमारे पास जीसस की ही बात होती है। ठीक है, हमारे पास जीसस क्राइस्ट की ही बात होती है, इसके अलावा नहीं होती है। तो यहाँ स्पिरिट एंड घोस्ट जो हैं वो कंफर्ट दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे स्पिरिट एंड घोस्ट जो है वो कंफर्ट नहीं देते। वो क्या करते हैं? वो आपको डराते हैं, आप डरते हैं उनसे। ठीक है, लेकिन